मंगलाचरण अपना नहीं आया। हाँ। वंदो मैं श्री नेमि जिन गुरु नेमि चंद्र मुनिराज, लब्धि सार जिन श्रुत नमन, मन वचन से आज। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहला सोपान कहा, पर से भिन्न निजातम दर्शन को सुख का स्थान कहा। निज दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है, दर्श मोह का उपशम क्षय उपशम वाशय कहलाती है। जिससे औपशमिक शायोपशम वाशायिक नाम मिलते, औपशमिक के प्रथम द्वितीय जिनागम में चलते। प्रथमोपशम के पूर्व नियम से पंचलब्धियां होती है, क्षय उपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण ये होती है। प्रथम चार सामान्य कही है, भव्य अभव्य सभी पाते, करण लब्धि पाते ही भविजन शत प्रसिद्ध। अध अपूरव अनिवृत्ति ये तीन करण ही कारण है, इनके अलावा शेष प्रवृत्ति सबकी सब साधारण है। अतः इन्हीं का कथन अब करने का है भाव, ध्यान पूर्वक श्रवण करो धरो चित्त में छाव। आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित लब्धि सार ग्रंथ के सार रूप पंचलब्धि के विषय की चर्चा और उसके अंतर्गत भी विशेष रूप से करण लब्धि की चर्चा हम कर रहे हैं। करण लब्धि में भी मूल टॉपिक रखा है त्रिकरण, तीन करण की चर्चा विषय है। तीन करण की चर्चा के पहले हमें जितनी आवश्यक भूमिका थी थोड़ी हमने बना ली, जान ली। सभी का प्रयोजन, सभी का ध्येय एक ही है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन हो जाए तो आगे का रास्ता अपने आप ही खुलता चला जाता है। इसलिए उसी उद्देश्य से हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अर्थ, उसकी क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, उसको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए तीन करण की चर्चा है। तीन करण भी कहाँ से आए? करण लब्धि के भेद हैं, और करण लब्धि के पहले भी कुछ न कुछ होता है, तो जो भी होता है उसकी बात कही। चार लब्धियां और होती हैं। नाम क्या है चारों के? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, ये चार, और करण लब्धि है 5। इन पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की मुख्यता से इनकी हमने चर्चा की है। मंगलाचरण बहुत विस्तार से कल हमने देख लिया अर्थ। अब उसमें अधिक समय न देते हुए सीधे अपन आते हैं इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता क्या है। कुछ बिंदु हैं जो जानना अनिवार्य हैं। पात्रता सभी जानते हैं, जैसे आप लोग भी एडमिशन लेते ही हैं तो पात्रता सर्टिफिकेट बनते ही है यूनिवर्सिटी में। कहीं से एडमिशन कहीं पर लेना हो तो उसके लिए अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है। शास्त्री में एडमिशन लेना है तो उसके पूर्व उपाध्याय, कनिष्ठ और वरिष्ठ ये पास करना अनिवार्य है, नहीं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होगा, है ना। कोई दूसरे तरीके मत अपनाना कि नहीं हमारा तो ऐसे भी हो गया। आजकल तो क्या नहीं हो जाता वो अलग बात है, लेकिन सामान्य नियम यही है ना। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी हैं 8वीं के बाद सीधे 10वीं में ही पहुंच जाते हैं। कई ऐसे भी मिले हैं कि नर्सरी की और सीधे क्लास 1 में पहुंच गए, KG1 KG2 पढ़ी नहीं। ऐसे भी बहुत केस मिल जाते हैं आजकल। इसलिए कोई ठिकाना तो नहीं है, ये उदाहरण के लिए है। लेकिन सामान्य में है
कि जब तक पूर्व की पात्रता नहीं हो तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। अभी अपन इसी क्रम में लगाएं कि जब उपाध्याय कनिष्ठ में आया है, तो कनिष्ठ में आया है तो उसने कम से कम 10वीं तो पास की है। 11वीं भी करके आया हो, 12वीं करके आया हो, वो अलग मैटर है, लेकिन 10वीं तो उसने की ही है, तभी उसको पात्रता मिलती है कि वह यहाँ पर उपाध्याय में एडमिशन ले सके। और उपाध्याय जिसने कर ली है उसने अजमेर बोर्ड से डिग्री ले ली है। अब वह संस्कृत यूनिवर्सिटी मदाऊ है ना, वहाँ कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता नाम, है ना, शास्त्री भी कर लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जानते तो क्या करना है, वहां से अपनी शास्त्री की डिग्री मिलती है। अब लेकिन पहले पूर्व पात्रताएं होना जरूरी है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करना है, तो उसके पहले कुछ आवश्यक शर्तें लागू हैं, जिनके बिना प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं है। होगा तो दूर की बात है, होना तो बहुत दूर की बात है। तो कौन कौन सी पात्रताएं हैं, योग्यताएं हैं जो होंगी तभी यह जीव प्रथमोपसम सम्यक तो कर सकता है। अपन देखते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बिंदु के अनुसार। पहला नंबर है, इस जीव का संसार में भ्रमण का काल अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन हो। पहला पॉइंट है, जिस जीव का संसार में रहने का काल अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन बचा हो, शेष हो, वही जीव प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर सकता है। उसकी योग्यता उसके अंदर हो सकती है। यदि अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी उस संसार में उसका रहने का काल ज्यादा होगा तो गारंटी से उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब किसी को इस तरह की जिज्ञासा हो सकती है, अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है? इसका विस्तार तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो अर्धपुद्गल परावर्तन में चले जाएंगे तो फिर वो लंबी चर्चा, फिर वो पूरा पंच परावर्तन का बेसिक तैयार करो। ये भी अपने आप में बहुत अजब गजब का विषय है, पंच परावर्तन। फिर भी हिंट करते हैं, हिंट इतनी सी, 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं, सबने नाम सुने ही है। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, चौथा है भव और 5वां है भाव। ये 5 परावर्तन है। इन 5 परावर्तनों का काल टोटल है पूरा अनंत। सबका अलग अलग भी अनंत अनंत है और सबका मिलाकर भी अनंत ही है। इतना बड़ा अनंत काल है इन 5 परावर्तन का। जो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसे 5 परावर्तनों में भ्रमण करते हुए अनंत काल संसार में व्यतीत करते हैं। उनमें सबसे पहला है सम्यक कौन सा? द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन, है ना। ये नाम मिलता है पुद्गल परावर्तन। और जब अपन परावर्तनों के नाम जानते हैं तो वहां कोई पुद्गल परावर्तन मिलता नहीं, तो ऐसा लगता है कहां से 6वां नंबर का आ गया, क्योंकि 5 परावर्तन के नाम में पुद्गल परावर्तन तो है ही नहीं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 हैं। अभी पुद्गल कहां से आ गया? तो पुद्गल आया कहीं से नहीं है, ये द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन है। तो ये 5 परावर्तनों में पहला पुद्गल परावर्तन, उस पुद्गल परावर्तन का काल भी अनंत ही है। पुद्गल परावर्तन की जो प्रोसेस है पूरी, वह भी उसमें भी पूरा करने में अनंत काल लग जाता है। अब उस अनंत काल का भी क्या करना है? यहां लिखा ना अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब आधा पुद्गल परावर्तन। तो आधा होगा तो कितना बचेगा? वैसे तो कहेंगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन, तो पुद्गल परावर्तन का काल अनंत है तो आधा हो गया, लेकिन आधा होने पर भी है वह भी अनंत ही। ये अनंत का सिस्टम ही ऐसा है, अनंत में अनंत जोड़ दो तो भी अनंत, अनंत में अनंत का गुणा कर दो तो भी अनंत,
अनंत में अनंत का भाग दे दो तो भी अनंत, और ये तो चलो कोई मान भी ले, अनंत में से अनंत घटा दो तो तब तो जीरो होना चाहिए ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अनंत में से अनंत घटा दो तब भी अनंत ही आता है। ये बहुत अटपटा लगता है, जो पहली बार सुने उसको आश्चर्य कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अनंत में से अनंत घटाएंगे तो जीरो बचेगा, लेकिन अनंत में से अनंत घटा दो तो भी अनंत बचता है। इसकी अलग मैथ है, कैलकुलेशन है। अपन तो सामान्य रूप से इतना जानते हैं अभी कि पहले नंबर का परावर्तन है द्रव्य, अथवा उसका ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन, उसका काल है अनंत, और उसमें से आधा कर दो तो जितना बचे वह अर्ध पुद्गल परावर्तन। ऐसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में, माने इतना काल जिन जीव का संसार भ्रमण का बचा हो, वे ही जीव प्रथमोत्तम सम्यक प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। कोई कहेगा हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बचा कि नहीं, तो क्या करें? क्या करें? कोई उपाय है? अभी तो कोई बताने वाला भी नहीं है, ना कोई अभी अवधि ज्ञानी मुनिराज है, ना कोई मना परे ज्ञानी, हो ही नहीं सकते अभी, केवल ज्ञानी तो असंभव है। तो अब जब ये कोई है नहीं तो कौन बताएगा? ज्योतिष विज्ञान तो कोई बता नहीं सकता है, कहीं का कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजी और जो हस्तरेखा विशेषज्ञ और कीरो ज्योतिष और बहुत वैरायटी की ज्योतिष, वे भी कोई नहीं बता सकते हैं। कई लोग जो चेहरे पढ़ने वाली जानते हैं कि फेस रीडिंग, वे भी कुछ नहीं बता सकते हैं। तो कैसे पता चले कि इस जीव का संसार का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम बचा है कि ज्यादा बचा है? ना तो कोई बता सकता है गौतम गणधर, है ना गौतम गणधर बता सकते ये वाले, है ना। वे वाले होते तो बता देते, ये वाले तो नहीं बता पाएंगे। सही है? गौतम फाइनल में आ गए ना इस साल। तो वही मैं देखता हूँ कितने 8-9 साल से देख रहा हूँ, ऐसा तो सामने ही दिखता हमेशा। 2016 से, है ना, विदिशा शिविर से, पता नहीं 6वीं 7वीं 8वीं में होगा उस समय, हमेशा ही क्लास में मेरी गुणस्थान की क्लास चलेगी, तभी से पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। मुझे ऐसा लगता है हमेशा ही रहता है कि यही रहता है क्या? उस समय भी मजेदार कहानी थी, है। हमने वहां पर विदिशा शिविर में थे, 8वीं 6वीं कौन सी में थे, 7th में होगा। ये आगे आगे बैठता था और मैं ऐसी गुणस्थानी क्लास चलती वहाँ शाम की क्लास में 6:30 बजे फिक्स। तो उस समय खूब बताऊं कुछ भी, और ये आगे आगे बैठा बैठा पूछता रहता था और कुछ ना कुछ आंसर देता। मैंने कहा कि ये तो यार बहुत अच्छा, छोटा सा है, लेकिन तो नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने एकदम बोला गौतम गणधर। मैंने मजाक कर रहा, सब हंसे खूब। नाम गौतम गणधर। मैंने अच्छा झेलता रहता है, सब बराबर झेलता है। चलो जब से फिर लगातार हर क्लास में सबसे चला ही रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहला क्या हुआ गौतम गणधर? संसार का काल अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन। देखो हम तो कोई पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पता करने की कोशिश भी ना करें, हम तो अपना काम करें, पुरुषार्थ करें। जो पुरुषार्थ करता है समझ लेना पंडित टोडरमल जी ने उसको छूट दी है। क्या छूट दी है? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। माने जो पुरुषार्थ करेगा उसका काम हो जाएगा, और जो पुरुषार्थ करता है समझ लेना कि उसका ही काल आ चुका है। उसी जीव को ऐसा पुरुषार्थ करने का भाव आता है, नहीं तो कहां आएगा ऐसा भाव, है ना। आटा तो वही लगाएगा जिसके घर में रोटी बननी हो, जिसके घर में रोटी नहीं बनना हो तो वो आटा क्या लगाएगा। इसलिए हम यदि आटा लगा रहे हैं, हम यदि पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि हमारे घर हमारे अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता आ चुकी है, तभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। पात्रता ही नहीं होगी तो क्या प्रयास करेगा। इसलिए हम तो अपनी पात्रता को खुद पहचाने, हमें केवली भगवान बताएं नहीं बताएं हमें नहीं जानना। हम तो खुद अपनी पात्रता को तैयार करें और हम ये सोच के चलें कि हमारा तो काल आ गया है, इससे ज्यादा संसार में भ्रमण का काल है ही नहीं, ऐसा मानकर प्रयास करें। लेकिन ये बात पक्की है कि जिनका इतना काल आया होगा वे ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
यदि इससे अधिक काल होगा तो उनकी पात्रता ही नहीं है। वे पुरुषार्थ भी करेंगे एक्चुअल में जो है, ये तो हमने भावनात्मक कहा, लेकिन एक्चुअल में तो ये है कि यदि इससे अधिक काल होगा और वे कदाचित कोशिश भी करेंगे तो भी उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चारों ही गति के जीवों में पात्रता है। पात्रता तो चारों गति के जीवों की है कि प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन चारों गति में हर प्रकार के जीवों को नहीं है। मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी सब तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक और आगे आगे एक और क्रम से नियम बनता चला जाएगा। तीसरा नियम है, मात्र भव्यों को ही प्रथमोपम सम्यक हो सकता है, अभव्यों को नहीं। चारों गतियों में अभव्य भी हैं, तो अभव्यों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, मात्र भव्यों को ही होगा। और भव्यों में भी हमने ब्रैकेट में और लिख दिया, एक क्या लिख दिया, निकट और दूर भव्यों को ही होगा। क्यों, इसके अलावा और भी है क्या? और भी हैं। कौन से हैं? एक और है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्यों को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, भले ही वे भव्य हैं तो भी नहीं होगा। अभव्यों को तो होगा ही नहीं, दूरानुदूर भव्यों को भी सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वे कभी भी मोक्ष जाने वाले नहीं हैं। कई लोगों को दया सी आती है, किस पर? दूरानुदूर भव्यों पर। पहले तो दया करते थे अभव्यों पर कि बेचारे अभव्य, क्या होगा इनका। बेचारे अभव्य तो छोड़ दो, अब बेचारे कौन, भव्यों की बात करो कि जो भव्य होकर भी अभव्यों में तो योग्यता ही नहीं है। भव्यों में तो योग्यता है, लेकिन योग्यता होने पर भी वे प्रकट नहीं कर पाएंगे, सम्यक दर्शन उनको भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये यहां पर नियम बता दिया। तो कितने हो गए? पॉइंट 3। ठीक है, क्लियर है सबको? अब नंबर 4 पर चलते हैं। मिथ्या दृष्टियों को ही होगा। कोई कहे इसमें क्या विशेषता है, वो तो मिथ्या दृष्टियों को होता है। सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों को होगा ना, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये प्रथमोपम सम्यक दर्शन की बात चल रही है। कोई कोई सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों को भी होते हैं। कोई कहे ऐसे कि क्या बात हुई है, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों को, ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं? सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों को क्या, वे तो पहले से सम्यक दृष्टि है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ खास बात है, तभी तो कह रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों को भी होता है और मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। ये कैसे? मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन होगा, यहां जिसकी बात चल रही है कौन सा? प्रथमोपम सम्यक दर्शन, ये मिथ्या दृष्टियों को ही होगा। और ऐसे कौन से सम्यक दर्शन है जो सम्यक दृष्टियों को भी होते हैं? द्वितीयोपम सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को ही होता है। शायक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को ही होता है। शायोपसम्यक में दोनों वैरायटी है, मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टियों को भी हो सकता है। मैं चारों पॉइंट फिर से बोल लेता हूं, जिनको याद रखना हो या पक्के करना हो। प्रथमोपम सम्यक दर्शन नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होगा। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन नियम से सम्यक दृष्टि को ही होगा। तो कौन से सम्यक दृष्टि को? शायोपसम्यक। तीसरा पॉइंट, शायक सम्यक दर्शन भी नियम से सम्यक दृष्टि को ही होगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो कौन से सम्यक दृष्टि को? शायोपसम्यक सम्यक दृष्टि को। और फिर एक और सम्यक दर्शन बचा, कौन सा? शायोपसम्यक। शायोपसम्यक सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टियों को भी, दोनों ही ऑप्शन है। हो गए चारों सम्यक दर्शन की बात। प्रथमोपम मात्र मिथ्या दृष्टि को, द्वितीयोपम और शायक मात्र सम्यक दृष्टि को, और शायोपसम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को।
ऐसा नियम है। तो यहां तो बात चल रही है किसकी? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन मात्र मिथ्या दृष्टियों को ही होता है, ऐसा नियम है। तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि मान लो हम सम्यक दृष्टि हों, क्या हो, और हमें प्रथमोपसम करना हो तो क्या करें? वापस मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। क्यों भाई? बगल वालों को थोड़ा सा क्या बोले, यदि प्रथमोपसम करना और मान लो पहले से सम्यक दृष्टि हो अपन, तो क्या करें? फिर से मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। तो सही है ना ये सिस्टम? तो फिर क्या को जरूरत है प्रथमोपसम की? मत करो ना। कोई जरूरी है क्या प्रथमोपसम करो बार बार? यदि पहले से ही सम्यक दृष्टि है तो फिर हमें प्रथमोपसम लेना है तो हम क्या करें? फिर से मिथ्यात्व में आए। ऐसा क्यों करें उल्टा सुल्टा? और आगे बढ़ो ना। फिर तो क्या करो, मान लो कोई पहले से ही सम्यक दृष्टि है, शायद सम्यक सम्यक दृष्टि है, तो मत करो ना प्रथमोपसम। तो क्या करें? द्वितीयोपसम कर लो, और द्वितीयोपसम से भी अच्छा शायक ही कर लो। क्यों इधर वापस बैक टू पवेलियन आके मिथ्या दृष्टि होगी और हम तो प्रथमोपसम ही करेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके बिना काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार तो प्रथमोपसम चाहिए, तो वो तो हो चुका, और प्रथमोपसम हो चुका है, अब शायद सम्यक सम्यक दृष्टि हो गए और वहां से आगे बढ़ जाओ तो बढ़ सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रथमोपसम जब भी होगा वह नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक? कठिन तो नहीं लग रहा? क्योंकि एकदम सब्जेक्टिव ही पूरा ले रहे हैं टोटल, अन्य लोग हैं नहीं, इसका फायदा उठा लो। यदि जनरल पब्लिक होती तो फिर अभी इतना चलते ही नहीं, बहुत स्लो स्लो चलते, स्लो स्लो। सिर्फ विद्यार्थियों को देख के ही हम सोच रहे हैं कि बराबर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चलें, कोई इधर उधर की ज्यादा बात नहीं। अगले बिंदु पर आते हैं, 5वें पर। संगी पंचेंद्रियों को ही होगा, इसके नीचे तक वालों को किसी को नहीं होगा संयम। माने एक इंद्रिय को नहीं, दो इंद्रिय भी नहीं, तीन इंद्रिय भी नहीं, चतुरिंद्रिय भी नहीं, असंगी पंचेंद्रियों तक को नहीं होगा। यदि होगा, पात्रता होगी तो मात्र संगी पंचेंद्रियों को ही होगी। और संगी पंचेंद्रिय चारों गतियों में होते हैं, इसलिए संगी पंचेंद्रियों को ही हो सकता है। लेकिन सभी संगी पंचेंद्रियों को भी नहीं होगा, उसमें भी सिस्टम है, नियम है। क्या है? नंबर 6वां, पर्याप्तक जीवों को ही होगा। किनको होगा? पर्याप्तक को ही होगा। पर्याप्तक तो जानते हैं ना सब? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ ऊपर तो कर दो, थोड़ा आइडिया मिल जाए। चलो, बहुत कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत कुछ लोगों को नहीं भी पता है, तो अपन एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। पर्याप्तक जीवों को ही होगा। पर्याप्तक का मतलब है जिनके यथा योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हों। यहां तो छहों की छहों पर्याप्तियां पूर्ण जिनकी हो गई हों उनको ही होगा। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6। कौन सी 6? पहली है आहार, दूसरी है शरीर, तीसरी है इंद्रिय, चौथी है श्वासोच्छ्वास, पांचवी है भाषा, और छठी है मन। ये 6 पर्याप्तियां हैं। एक बार फिर से बोलता हूं। पहली पर्याप्ति का नाम है आहार, दूसरी है शरीर, तीसरी है इंद्रिय, चौथी है श्वासोच्छ्वास, पांचवी है भाषा, और छठी है मन। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों में भी ऐसा नियम है, सामान्य रूप से जाने, एक इंद्रिय जीवों के तो 4 ही होती हैं, प्रारंभिकी 4। एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4। दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 पर्याप्तियां होती हैं, उसमें एक जुड़ जाएगी, कौन सी? भाषा, क्योंकि उनकी वचन होता है।
तो भाषा पर्याप्ति जुड़ जाती है। और अगली है छठवीं पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति, यह मात्र संगी पंचेंद्रियों को ही होती है। इस तरह से एक इंद्रिय जीवों के 4, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो यहां पर हमें किसकी बात करना है? संगी पंचेंद्रिय के। तो संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाएं तभी वह जीव सामान्य रूप से पर्याप्तक कहलाता है ना। अभी गौमठ सार आदि की भाषा में जाएंगे तो वहां थोड़ी और सूक्ष्मता भी है, लेकिन अभी उसकी चर्चा ना करते हुए अभी ये इतना ही जाने कि 6 पर्याप्तियां जिनके पूर्ण हो जाती हैं उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। तो यहाँ पर 6 पर्याप्तियां जिनके पूर्ण हो गई वे पर्याप्तक हैं, और ऐसे जीवों को ही प्रथमोपसम सम्यक तो हो सकता है। जिनके 6 में से एक भी कम होगी उसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं है। सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की पात्रता 6 पर्याप्ति से जो परिपूर्ण है ऐसे जीव को ही होगा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। ठीक है, अब नंबर 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट है गर्भजों को ही होगा। किसको होगा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन? गर्भज को ही होता है। अब गर्भज में भी कौन से गर्भज? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य तिर्यंच गर्भजों को होगा। अब इसमें भी क्रम बताया है, मनुष्यों को कब कब हो सकता है, तिर्यंचों को कब कब हो सकता है। पहला पॉइंट, मनुष्यों को गर्भकाल सहित 8 वर्ष पश्चात होगा। माने मनुष्यों को यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो गर्भकाल के कितने महीने? 9, मोटे मोटे 9 महीने, और गर्भ से निकलने के बाद 7 वर्ष और 3 महीने। तो 7 वर्ष 3 महीने ये और 9 महीने वो, तो कितने हो गए? 8 वर्ष। तो ऐसे 8 वर्ष का जब कोई बालक हो जाए, बालक हो जाए चाहे बालिका हो जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए कहीं कोई बाधा नहीं है ना। वो तो जब ऊपर चढ़ते हैं, मुनि बनते हैं, वहां वाली अलग बात होती है। 4, 5वें गुण स्थान तक के लिए सब समान है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन गर्भकाल सहित 8 वर्ष की बालक बालिकाओं को हो सकता है, गर्भज होना चाहिए, है ना। 8 वर्ष के पश्चात तिर्यंचों को नियम है, जो तिर्यंच हैं गर्भज, उनको दिवस पृथक्त्व के पश्चात, दिवस पृथक्त्व, अभी पृथक्त्व का शब्द अनेक जगह पर अनेक अनेक रूपों में आता है, और प्रसंगवश कभी कभी पृथक्त्व के अर्थ अलग अलग भी लिए जाते हैं। ज्यादातर सामान्य रूप से प्रसिद्ध रूप में है यहां प्रासंगिक पृथक्त्व, माने 3 से 9, है ना। कहीं 7 से 8 भी लिया जाता है, लेकिन यहां पर कितना लेना है? 3 से 9। तो यहां दिवस, दिवस माने दिन, पृथक्त्व माने 3 से 9, माने 3 से 9 दिन के पश्चात जो गर्भज तिर्यंच हैं उनको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की पात्रता उत्पन्न होती है। ये गर्भजों की बात चल रही है, अन्य किसी की नहीं, सम्मूर्छन की नहीं, है ना, अन्य की मत समझना। तो मनुष्यों की तो हो गई गर्भकाल सहित 8 वर्ष, तिर्यंचों का नियम है दिवस पृथक्त्व के पश्चात। फिर तीसरा पॉइंट है, सम्मूर्छन मनुष्य तिर्यंचों को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन किन को नहीं हो सकता? सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंचों को। सम्मूर्छन तो जानते हैं सभी, है ना। कौन कहलाते सम्मूर्छन? जो वातावरण में ही सब तरफ के वातावरण से ऑटोमेटिक ही हवा, मिट्टी, पानी आदि इस तरफ का, सब तरफ का जब संयोग बनता है और उसमें कोई जीव आकर जन्म ले ले,
जो माता के गर्भ में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वातावरण से जन्म ले लेते हैं। ऐसे जो सम्मूर्छन, जैसे एक इंद्री से लेके चतुर्ंद्री तक के तो सभी सम्मूर्छन ही है नियम से, उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं और ऑटोमेटिक वातावरण में ही हवा मिट्टी पानी का संयोग हुआ और वहां पर जीव आके जन्म ले लेता है। ये तो सब चार इंद्री तक तो सभी नियम से सम्मूर्छन ही है, लेकिन कोई असंगी पंचेंद्री और यहाँ तक कि संगी पंचेंद्री जीव भी ऐसे होते हैं जो सम्मूर्छन भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महामत्स्य सम्मूर्छन तिर्यंच है, गर्भज नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, वो वातावरण में ही वहां पर ऑटोमेटिक ही ऐसी संरचना हो जाती है और वहां जीव चला जाता है। तो है महामत्स्य भी है, जितनी इसकी अवगाहना कितनी बड़ी, इतनी अवगाहना वाला 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, माने इतना बड़ा महामत्स्य, वह भी सम्मूर्छन है। लेकिन सम्मूर्छन है, संगी पंचेंद्री है, पर्याप्तक भी है, लेकिन उसको प्रथमोपम सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। यहां तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, होने को तो सम्यक दर्शन उसको भी हो जाता है, लेकिन उसको होगा तो कौन सा, शायव सम्यक दर्शन होता है महामत्स्य को। शायक तो हो ही नहीं सकता है, प्रथमोपम भी नहीं हो सकता और द्वितीयोपम भी नहीं हो सकता है। एकमात्र उसके पास ऑप्शन है कौन सा, शायव सम्यक दर्शन का ऑप्शन है महामत्स्य के पास। और अपनी अभी चर्चा चल रही है किसकी, प्रथमोपम की। तो प्रथमोपम सम्यक यदि होगा तो गर्भज मनुष्य तिर्यंच को होगा, सम्मूर्छन तिर्यंच को नहीं और सम्मूर्छन मनुष्यों को भी नहीं। तो ये सम्मूर्छन मनुष्य कौन होते हैं, ये सम्मूर्छन मनुष्य गुप्तांगों में पाए जाते हैं शरीर के, खासतौर से महिलाओं के, माने गुप्तांगों में उत्पन्न होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखते भी नहीं, ऐसे होते हैं, मनुष्याकार के होते हैं और अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। श्वास के 18वें भाग प्रमाण उनकी आयु होती है। अपन को लगता है कि निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार, होने को तो निगोदिया भी सब एक श्वास में 8-10 बार नहीं होते हैं, सभी निगोदिया। और जो मनुष्य होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। इतनी सी अल्प आयु के धारक होते हैं, वे भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते। प्रथमोपम तो क्या, वे किसी भी सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रथमोपम की बात चल रही है, तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन की पात्रता उनको भी नहीं है ना। कुछ बोलना है, बोलिए। भोग भूमि वालों को, इनका प्रश्न है भोग भूमि वाले मनुष्य तिर्यंचों का क्या होगा। भोग भूमि वाले मनुष्य तिर्यंच होंगे तो वे सब गर्भज हैं, इसलिए उनको प्रथमोपम सम्यक होने में कोई बाधा नहीं है ना। माने जो गर्भज होंगे मनुष्य तिर्यंच, उनको प्रथमोपम सम्यक हो सकता है। और फिर चौथा पॉइंट है उपपाद जन्म वाले। कौन से उपपाद जन्म वाले, जो देव और नारकी हैं, उन देव और नारकियों को अंतर मुहूर्त पश्चात ही प्रथमोपम सम्यक हो सकता है, अंतर मुहूर्त के पहले नहीं। माने कोई भी जीव यहां से मान लो नरक में जाए, तो नरक में जाकर उपपाद रूप में उसका जन्म हो जाएगा, और जन्म होगा तो अंतर मुहूर्त में तो उसके 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, उनके भी होती हैं, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, तो 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, उसके बाद ही वे प्रथमोपम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक जीवों को होता है, वहां पहुंचे अंतर्मूर्त पश्चात ही सम्यक दर्शन हो जाता है। कई लोगों को नहीं भी होता है, कई लोग जीवन भर भी पड़े रहते हैं वैसे के वैसे, लेकिन पात्रता की बात चल रही है तो अंतर मुहूर्त पश्चात ही प्रथमोपम सम्यक प्रकट कर सकते हैं। और देवों के भी ऐसे ही है। अब देवों में देव हैं, देवांगनाएं हैं, सब उसमें ले लेना, देव हो देवियां हो, और देवों में भी कोई भी देव हो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक,
चतुर्निकाय के चारों, देवास चतुर्निकाया, चारों प्रकार के देव हैं, वे भी प्रथमोपसम सम्यक्तु की पात्रता रखते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त बाद ही, माने पहुंचते ही पर्याप्तक होंगे और पर्याप्तक होने के बाद ही वे प्रथमोपसम सम्यक्तु प्राप्त कर सकते हैं। बराबर। इस तरह से हमने देखा 7वें पॉइंट में मनुष्य त्रियंचों में गर्भजों को ही, सम्मूर्छनों को नहीं, और देव नारी की जो उपाससैया वाले हैं, उपास माने देव तो उपाससैया वाले हैं और नारी की है उपास जन्म वाले हैं, ऐसे इन सभी को अंतर्मुहूर्त पश्चात प्रथमोपसम सम्यक्तु की पात्रता उत्पन्न होती है। ये 7 पॉइंट हुए। अब 8वां बिंदु, अगली पात्रता। देखो इतने सारे सर्टिफिकेट चाहिए अपने अगले एडमिशन के लिए, तो एक ही लगा दो तो काम हो जाता है। 2-3 भी लगाते हैं, कोई टीसी भी लगाओ, मार्कशीट भी लगाओ, है इतने से। लेकिन यहाँ प्रथमोपसम सम्यक्तु तो प्राप्त करना हो तो कितनी सारी योग्यताएं। लेकिन गजब की बात यह है, अभी तो अपन पूरे पढ़ने वाले हैं, कि सबसे मजेदार बात तो यह है ये सारे सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं, है ना। बात तो ये है, माने इतनी सारी पात्रताएं चाहिए प्रथमोपसम सम्यक्तु के लिए, और उनमें से हमारे पास एक की भी कमी नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा बोनस में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल गई। अभी तक 7 वर्ष और 3 महीने की उम्र में ही पात्रता हमें आ गई थी, उसमें कोई कमी थी? ऐसा कुछ था क्या कि गोरे को ही होगा, काले को नहीं होगा, और काले गोरे को होगा कि नहीं होगा? ऐसा कुछ नियम बताया? ऐसा नियम तो नहीं बताया ना कि महाराष्ट्र वालों को नहीं होगा, एमपी वालों को होगा? ऐसा कुछ नियम बताया? अथवा वो तमिलनाडु वालों को हो सकता है वे स्पेशल हैं और इधर राजस्थान वालों को नहीं होगा, ऐसा कुछ बताया? देखो ये कितनी बढ़िया सुविधा है, यहाँ प्रांतीय कोई भेदभाव नहीं। प्रांतीय तो छोड़ो, माने स्टेट वाइज कोई भेदभाव नहीं, और आगे बढ़े पूरे देश के कंट्री लेवल पर भी कुछ नहीं कि भारतीयों को ही होगा, विदेशियों को नहीं होगा, अंग्रेजों को नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। कितनी अच्छी सुविधा है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए कि इतनी जो बता दी उतनी, इसके अलावा कुछ नहीं। जो स्मार्ट दिखता हो उसको ही होगा, जो भद्दा दिखता हो उसको नहीं होगा, जिसकी हाइट अच्छी बराबर हो 5-6 फीट की उसको ही होगा, जो 4 फीट होगा 1.5 फीट होगा उसको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। कितना बढ़िया है? जो अच्छा पहलवान बॉडी बिल्डर्स होगा उसको ही होगा, जो ऐसा ही होगा टिड्डी पहलवान टाइप फूंक 200 गिर जाए उसको नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। जो टोडरमल स्मारक से पढ़ेगा उसको ही होगा, कोटा ध्रुवधाम और भोपाल वालों को नहीं होगा, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं होगा। चाहे कहीं से पढ़ा हो वहां से सबको हो सकता है। माने कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव प्रथमोपसम सम्यक्तु के लिए नहीं है, कितना अच्छा है। तो ये 7 पॉइंट हुए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कक्षा का समय हो रहा है। मुझे तो लगता है इससे अच्छा तो शाम का भी अपना था समय, वहां खींच लेते थे, भक्ति अपनी जगह चल रही, भक्त लोग अपना काम कर रहे और अपन अपना काम कर रहे। लेकिन यहाँ तो अगली कक्षा का टाइम है तो फिर ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 2-3 मिनट में अपन पूरा करेंगे। 8वां पॉइंट है, मंद कषायरु विशुद्धता का धारी होना चाहिए। देखो तीव्र कषाय वाले को नहीं होगा। अब बताओ ये भी हमारे पास कमी है क्या? हमारे पास तो मंद कषाई है, कभी कभी होती है तीव्र, वो बात अलग है, हर समय तीव्र थोड़ी होती है, अधिकतम तो मंदी होती है। तो मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी होना चाहिए, ऐसे जीवों को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की पात्रता है। कितना बढ़िया। माने यदि इन पात्रताओं को देखें तो हम में से एक भी ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा है जिनमें इनमें इसको कोई पात्रता नहीं हो, कि शास्त्री कोई होगा शास्त्री को नहीं, ऐसा कोई नियम बनाया? ये भी कोई नहीं। तो यहाँ जितने बैठे हैं पीछे तक सब बराबर उसकी कैटेगरी में आ गए, पात्र हैं, कहीं कोई इसमें भेदभाव नहीं। मंद कषायरु विशुद्धता। 9वां नंबर लिखा है,
जागृत अवस्था में ही होगा, सोते हुए को नहीं होगा। तो यहाँ कोई सो भी नहीं रहा है, एक सो रहा था अभी, वो भी जग गया है। तो सभी पात्र हो गए, जागृत अवस्था में ही होगा, नंबर 9। और 10वां, साकार ज्ञानोपयोगी को ही होगा, माने सविकल्पात्मक दशा में, सविकल्पात्मक अवस्था में ही होगा, निराकार दर्शनोपयोगी को नहीं। साकार अर्थात सविकल्प, और सविकल्प का मतलब है जो विचार कर रहा हो। विचार कर रहा हो माने पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें, देखो तत्व विचार की महिमा। जो तत्व का विचार कर रहा हो, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा हो, तत्व निर्णय में अपने उपयोग को जो लगा रहा हो, ऐसे ही जीव को होगा, है ना। यहां थोड़ी सी हो सकता है कि कमी कदाचित किन्हीं किन्हीं में हो सकती है कि तत्व का शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन विचार करना बहुत जरूरी है, बुद्धि पूर्वक विकल्पात्मक। पहले तो देखो विकल्पात्मक ही विचार होगा, हमेशा सिस्टम ही ऐसा है, किसी भी चीज को समझने के लिए, निर्णय करने के लिए पहले विकल्पात्मक विचार होंगे, फिर निर्विकल्प रूप में पहुंचेगा। कोई भी गाड़ी सीख लो तो सबसे पहले तो हमें एक एक पॉइंट दिखाई देते हैं, ये ब्रेक है, ये क्लच है। जैसे साइकिल सीखते ना शुरुआत में, तो कोई समझाता हो हमें कि कैसे चलाओ कैसे चलाओ, यहाँ ये ब्रेक है, ये है, इधर पेडल मारो। तो कभी पेडल देखते हैं तो ब्रेक नहीं लगा पाते, सो गिरते हैं। कभी ब्रेक पे नजर आती है तो पेडल नहीं घुमा पाते हैं, सो कभी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो पहले अलग अलग भेद दिखाई देते हैं, और जब सीख जाए तब फिर तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी चला रहे हों तो पता ही नहीं चलता कितने बार गियर बदल दिए, कितने बार ब्रेक लगा दिया, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बदलता रहता, ऑटोमेटिक काम होता रहता है, ऐसा है। तो यहां पर भी प्रथम भूमिका में तो विकल्पात्मक विचार होना चाहिए। तो ऐसे जो विचार करने वाला हो, साकार ज्ञानोपयोगी होगा, वही प्रथमोपसम सम्यक्त्व की पात्रता रखता है। निराकार दर्शनोपयोग वालों को तो होगा ही नहीं, भी पात्रता नहीं रखते हैं। और अंतिम 11वां पॉइंट है, 5 लब्धियों पूर्वक ही होगा। ये बात तो अपन ने पहले भी कर ली थी, और ये अंतिम पॉइंट है इसका। इसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे कल से। 5 लब्धियों के नाम इसमें लिखे हैं, अपन ने जान लिए हैं। पहला है शयोपसम लब्धि, दूसरा विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग लब्धि, और 5वीं है करण लब्धि। ये 5 लब्धियां जिनके होंगी वे ही प्रथमोपसम सम्यक्त्व की पात्रता रखते हैं। अब ऐसी 5 लब्धियां कौन सी हैं, हम उनका भी थोड़ा थोड़ा स्वरूप जानते हुए फिर करण परिणाम पर पहुंचेंगे। अभी इतनी चर्चा करते हुए यहाँ पर ही पूरा करते हैं, समय पूर्ण हुआ।